हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज से हम लोग अपनी फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड देन उसके बाद हम लोग अपने टॉप को कवर करने के बाद आज का सेशन वाइंड करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसकी दोनों एप्लीकेशंस के डेरिवेशंस हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से कवर करने वाले हैं। देन हम लोग टॉर्क को भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपके सारे क्वेश्चन बन पाए। उसके बाद हम लोग इस सेशन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डाइपोल को समझिए कि आपने क्लास 11th में ये पढ़ा होगा कि जैसे मेरे पास कोई भी एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो यानी मैं कह सकता हूं कि इनके पास दो डिफरेंट टाइप के क्या मिल रहे हैं, पोल्स मिल रहे हैं। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्स। तो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्स को ही मैं क्या बोलता हूं, डाइपोल बोलता हूं। लेकिन यहां पर हम लोग किसकी बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे। चार्ज से क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। हाँ, तो इसलिए हम लोग चार्ज से, दो डिफरेंट चार्ज से प्रोड्यूस होने वाले पोल को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। तो समझिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। जैसे यहाँ पर एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू। समझने के लिए, अगर ये वाला चार्ज मेरे पास प्लस का 4 कूलम होगा तो ये वाला चार्ज मेरे पास माइनस 4 कूलम होगा। और ये अगर मेरे पास प्लस 10 कूलम होगा तो ये वाला चार्ज भी कितना होगा, माइनस 10 कूलम। सो दैट नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी 0। अब अगर मैं कहूं कि ये इसका सेंटर O है, तो इसकी डिस्टेंस और इस वाले चार्ज की डिस्टेंस आपस में क्या होगी, इक्वल। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है मेरे पास कितनी हो गई, 2a हो गई। तो अगर मैं मैथमेटिकली इसको पढ़ना चाहूं, अगर मैं लिखना चाहूं कि मैथमेटिकली भैया आप इसका फॉर्मूला तो लिखवा दो, हमने कहा ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इससे, P से। ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला बनेगा किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अब हम अगर इसकी यूनिट पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगी, चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। तो उसकी यूनिट हो जाती है कूलम मीटर। और लास्ट में अगर हमसे कहा जाए कि डायमेंशन भी निकाल के दे दीजिए, तो उसके डायमेंशन, कूलम यानी चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो चार्ज की डायमेंशन हो गई ए इंटू टी, और मीटर यानी लेंथ, इसकी क्या बन गई, एल। तो हमारे पास इसकी डायमेंशन क्या बन जाती है, ATL। तो दोबारा से अगर रिवाइज करें कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। और डिस्टेंस हम लोग जनरली ले लेते हैं यहाँ पर 2a लेते हैं। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके के अब जो एप्लीकेशन आएंगी वो हमारे इस चैप्टर के लिए नहीं, आने वाले 2-3 चैप्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है। तो उसको थोड़ा सा सब्र करके और ध्यान से सीखिएगा, और ये बहुत आसानी से मैं आपको करना चाहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इसकी पहली एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। बट उससे पहले हमको टॉपिक सीखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है। ठीक है, समझ कि जैसे मेरे पास अगर ये चार्ज है इनिशियली की, जब चार्ज है तो उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन भी आया होगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट रख देता हूं, तो ये वाला जो चार्ज पहले से प्रेजेंट था वो उसके ऊपर क्या लगाएगा, कोई फोर्स लगाएगा। और इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगी फोर्स अपॉन Q नॉट। ठीक है, अब कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग मेरे पास इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन, अगर ये डिस्टेंस आर हो गई है तो आर स्क्वायर, और ये वाला चार्ज कितना बचा, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकल के आई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी हमको ये पता चला कि किसी भी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, के इनटू उस चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैं जिस भी पॉइंट पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पता करना चाह रहा हूं उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी पहली एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि मेरे पास एक चार्जेस हैं, एक है पॉजिटिव क्यू और दूसरा है नेगेटिव क्यू। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस हम लोगों ने फिर से कितनी मानी, 2a। यानी कि दोबारा सही करके लिखूं तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है, a, और ये डिस्टेंस भी कितनी है, a। ठीक है, अब इस नेगेटिव चार्ज से उसी एक्सिस पर
उस दूर जाकर एक पॉइंट हम लोगों ने क्या माना है, पी माना है, और इस पी पॉइंट पर हमसे क्या कह रहा है वो आप क्या निकाल के दे दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के दे दीजिए। ठीक है, इस पी पॉइंट की डिस्टेंस में सेंटर से कितनी मान लेता हूँ, आर मान लेता हूँ। ओके, तो ये डिस्टेंस बताइए मुझे, मेरे पास कितनी होगी, ये पूरी डिस्टेंस आर, ये ए, तो ये डिस्टेंस कितनी बची है मेरे पास, आर माइनस से, कहां से, नेगेटिव चार्ज से। लेकिन पॉजिटिव चार्ज में देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, ए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई मेरे पास, आर प्लस। ये डायग्राम तो इजी है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हमसे वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए इस पॉइंट पी पर इस पूरे डायपोल की वजह से। तो उसको बताइए कि ये मैं थोड़ा सा दर्द उठाता हूं, ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये मेरे पास पी पॉइंट है। तो इस पी पॉइंट के पास नेगेटिव चार्ज पास में पड़ रहा है, और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे वहां पे सीखा था कि जो चार्ज पास में होगा उसकी वजह से मैग्नीट्यूड इस पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी नेगेटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। ये हो गया ई माइनस क्यू, ये हो गया ई प्लस क्यू, और इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी क्योंकि ये वाला जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज पी पॉइंट के पास में है, और इसकी वैल्यू भी कम होगी क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पी से क्या है, थोड़ा दूर है। तो मेरे पास अगर उससे निकाला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी कितना होगा, तो वो होगा ई नेट डीबी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस क्यू, क्योंकि यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है, और ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा, तो इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस किसकी, माइनस क्यू से क्यू की, माइनस क्यू से पी की, कितनी है मेरे पास, आर माइनस ए, तो आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है अपने पास, आर प्लस ए स्क्वायर। इसको मैथमेटिकल लेवल में सॉल्व करूं तो ऊपर से के क्यू कॉमन आ जाता है, 1 अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इधर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और माइनस इधर आर माइनस ए होल स्क्वायर। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ई नेट कितना निकलेगा, के क्यू मेरे पास बाहर है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ लगाएंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे अगर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करता जाऊं तो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab अपॉन, ये देखिए क्या बन गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा मेरे पास, के क्यू इंटू 4ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये क्या आपको समझ में आता है। तो अभी मेरे पास इस पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इसकी एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट पी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकलेगी, के क्यू इंटू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमको रोकना नहीं है क्योंकि हमको 2-3 चीजें इसमें क्या करनी है, ट्वीक करनी है। कैसे देख, ई नेट मैं ऊपर वाले को ब्रेक करता हूं, ए क्यू इंटू 2 इंटू आर। ओके, अब नीचे क्या लिखा है मेरे पास, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो उसको बताइए डाइपोल का फॉर्मूला क्या था, 2q इंटू ए था क्या, तो ये देखिए q इंटू 2a, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, डाइपोल का। तो उसकी जगह लिख दूंगा मैं 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझको बताइए कि हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फोर्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो होती है डिस्टेंस बहुत छोटी होती है ना, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जाएगा। यानी मैं कह रहा हूं कि जो डिस्टेंस ए है वो बहुत छोटी है, किससे, आर से। ठीक है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से, और यहां पर मैं इस स्क्वायर को ऑलमोस्ट क्या मान लूंगा, 0 मान लूंगा। हाँ, तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ई नेट विल बी
2kpr अपॉन, ये तो 0 हो गया, आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना बचा, आर की पावर 4, आर से लगे बेटे टाइम 3 टाइम्स, तो यहां पर मेरे पास फाइनली ई नेट निकल के आया ट्वाइस ऑफ के पी अपॉन आर क्यूब। ये मेरे पास क्या निकली, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस पॉइंट एट सर्टेन पॉइंट। ठीक है, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इनकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसा है, हाँ लेकिन यहां पर मैं देखूं तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ क्या क्या है, ऐसे है। तो मतलब कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू डाइपोल, डाइपोल के ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमको कुछ और सीखने की नीड नहीं है। अब हमारे पास आता है इसका सेकंड एप्लीकेशन, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब है कि जैसे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके सेंटर से परपेंडिकुलरली पास होने वाली लाइन को मैं क्या बोलूंगा, इक्वेटोरियल लाइन। और इस लाइन पे मैं कोई भी एक पॉइंट मान लो, कोई भी पॉइंट मान लो, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे। ठीक, तो उसका डायग्राम थोड़ा समझिएगा, मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टेड है। जैसे यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई मेरे पास ए, ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई ए। ठीक, इस सेंटर से हम लोगों ने आर डिस्टेंस दूरी पर एक क्या ले लिया, पॉइंट पी ले लिया, और इस पॉइंट पी पर इस डायपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, हमसे यही तो पूछा जा रहा है। ठीक है सर, निकालो। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज है, हमको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां होती है, रेडियली आउटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज से कहां होती है, रेडियली इनवर्स। तो उसका हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे हो जाएगी, ई प्लस क्यू। ठीक है, ओके, उस नेगेटिव चार्ज की वजह से कुछ ऐसे हो जाएगी, ई माइनस क्यू। तो अब यहां पर क्या है, जैसे ये मेरे पास एंगल थीटा है, तो यहां पर मैंने एक एक्सी लाइन खींची, तो ये भी कितना आ गया मेरे पास, थीटा। अब उसको मैं क्या करूंगा, तो कॉम्पोनेंट में भी करूंगा, तो थीटा के साथ वाला क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसके 90 डिग्री अपोजिट पे क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली क्या मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता, ये थीटा है, ये भी थीटा है, क्योंकि ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो कौन सा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से दोनों एंगल भी सेम हो गए, तो ये थीटा के साथ वाला क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और उसके 90 डिग्री नीचे वाला क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ ठीक है, ये एंगल आपस में इक्वल है, हाँ ठीक है, तो ये साइन थीटा प्लस की वजह से और इस नेगेटिव की वजह से आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। हाँ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सिर्फ इस कंपोनेंट की वजह से मिलने वाली है, हमको यहाँ पर कॉस कंपोनेंट की वजह से मिलने वाली है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकली या डिराइव करके देखना है कैसे लिखेगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड will be only due to the cos component q because sine components are equal and opposite, so they will cancel out the effect of each other। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। अब हमको थीटा बताओ कितना है, थीटा का कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, बेस अपॉन हाई कॉटनियस। अगर ये एक, इसको मैं बोल दूं ए, इसको बोल दूं बी, इसको बोल दूं सी, और इस पॉइंट को मैंने पी बोल रखा है, तो आप ट्राइंगल ए पी टी क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहां पर मैं किस थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा। किस ट्राइंगल में, ए बी पी में,
तो यहां से उसको क्या मिल जाएगा, AP स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और जब मैं यहां से रूट हटाऊंगा तो एपी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी ये वाली वैल्यू भी कितनी मिली, रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी, रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये ई पॉजिटिव चार्ज और ई नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ ई कॉस थीटा। ठीक है, ई की वैल्यू लगाएंगे 2k³ अपॉन आर। आर इनकी बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है, कितनी है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इनका क्या है, रूट इनटू कॉस थीटा का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है मेरे पास, ए, हाइपोटेन्यूज कितनी है मेरे पास, रूट में स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये भी बन जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर यूज, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, तो देखिए 2k³ इंटू ए, फिर से क्या बन गया, डाइपोल, तो ऊपर क्या आ गया, KP, नीचे आर स्क्वायर से रूट कट गया, 1 + 1/2, यानी मैं कह रहा हूं ये बचेगा सिर्फ इतना, और ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो कर दो। तो यहां पर मेरे पास ई नेट निकल के आया KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब फिर से कि ये डिस्टेंस बहुत छोटा होता है ए एज कम्पेयर टू आर, यानी ए स्क्वायर इज वेरी 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 मच लेस देन आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम लोग वापस से क्या सही करके लिखेंगे, विच विल कम आउट टू बी KP अपॉन आर। ठीक है, तो जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा किसी डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो कितनी निकल के आएगी, KP अपॉन आर क्यूब। ठीक है, क्लियर, आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक टॉक स्टार्ट करेंगे। बढ़े आगे, ओके, व्हाट इज टॉर्क, क्लास 11th, चैप्टर का नाम सेंटर ऑफ मास। वहां पे हम लोगों ने टॉर्क को पढ़ा था सर, टॉर्क क्लास 11, याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, मैं बताता हूं कि टॉर्क को हमको वहां पे बताया गया था कि इट इज अ रोटेशनल फोर्स, जो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करते, उसको मैं क्या कह रहा था, टॉर्क कह रहा था। हाँ ठीक है सर, तो उसका यहाँ पे क्या इस्तेमाल है ना, यहाँ पे क्या है कि सपोज करो मैंने क्या रख दिया, इधर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज रख दिया और इधर मैंने बहुत सारा क्या रख दिया, नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जनरेट हो जाएंगी क्या, हाँ सर वो तो जाएंगी, वो तो जानी चाहिए। ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। अब इसके बीच में मैंने एक डाइपोल रखा है किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर, इधर मेरे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इधर नेगेटिव क्यू चार्ज है, ये इसका सेंटर हो गया, तो ये डिस्टेंस भी ए हो गई इस सेंटर से, और ये डिस्टेंस भी ए हो गई सेंटर से, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। और ये एंगल मैंने कितना माना है, थीटा। तो अब समझिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, रिपल्शन का फोर्स, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या लगाएंगे, रिपल्शन का फोर्स। ये इसके अंदर कुछ इस तरह का रोटेशनल मोशन को जनरेट करने का प्रयास करेंगे ताकि ये घूम के इधर आ जाए और पॉजिटिव घूम के नेगेटिव के पास चले जाए। हाँ, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर ये वाला पॉइंट जो ओ है, मैं क्या कर दूं, पाइवट कर दूं, फेस कर दूं, तो ये वाला जो टॉर्क है वो इस तरीके से घूम के ऐसे आकर यहाँ पे अपने आप को रोक लेगा। हाँ ठीक है, तो यानी मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाइपोल के अंदर एक रोटेशनल मोशन जनरेट कर रही है, जिसी को तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पर टॉर्क है ना। तो देखिए ये डायग्राम यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर क्या आया होगा, पॉजिटिव चार्ज आया होगा, यहाँ पर क्या आया होगा, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आना होगा, और इस तरफ क्या आना होगा, नेगेटिव चार्ज आना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक डाइपोल मैंने रखा एक सम एंगल थीटा, तो ये डिस्टेंस यहां से ये ए हो गई और यहां से भी क्या हो गई ए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई मेरे पास, 2a डिस्टेंस हो गई है। ठीक है, अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, समझना ये उल्टा हो गया है, पुरानी तरह सेम नहीं है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो ये इसको अपनी तरफ खींच के कुछ ऐसे घुमाएगा कि आजा भाई मेरे पास आवा, सीधे हो गए बैठ जा, तो उसके अंदर भी क्या डेवलप हो जाएगा, टॉर्क डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ना क्या लिखा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
It experiences a torque that tends to rotate the dipole and align it with the field. है ना? चल, अब सीखते हैं कि यहां पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, Q इंटू ई। कैसे पता चला? हमने पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू। सिमिलरली यहां पर भी फोर्स कितना लगेगा, क्यू इंटू ई। लेकिन फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला बताइए सर। होता है फोर्स और साथ में क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर फोर्स तो बता लिया, फोर्स तो अपने बता दिया क्यू इंटू ई होगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या करें। अरे देखो ना, ये मेरे पास अगर थीटा है तो ये डिस्टेंस कितनी है, 2a। तो इधर की तरफ हो जाएगा 2a cos थीटा और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, 2a sin थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड से कौन सी आ रही है, cos थीटा वाली या sin थीटा वाली, है ना, sin थीटा वाली आ रही है ना। तो कितनी हो जाएगी, 2a sin थीटा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2a sin थीटा। ओके, अब मेरे पास फिर से देखो कि ये मेरे पास E है, ठीक है, और ये मेरे पास Q है और ये मेरे पास 2a है और यहाँ पर मेरे पास कितना है, sin थीटा। ठीक, तो 2a इंटू क्यू को मैं फिर से क्या ले सकता हूँ, डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2a। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा E ई पी साइन थीटा। टॉर्क निकल के आ गया। ठीक है सर, तो जब साइन थीटा हम लोग हटाएंगे तो बीच में अब क्या आ जाएगा, क्रॉस। तो टॉर्क भी भाई क्या निकल के आएगा, ई वेक्टर क्रॉस टी वेक्टर। मतलब टॉर्क कैसी क्वांटिटी बन गई भाई, वेक्टर क्वांटिटी बन गई। इसका यूनिट क्या है, हमको तो पता है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। तो उसकी यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन मीटर। अच्छा, डायमेंशन भी बता दो साथ साथ। फोर्स की क्या होती है, M L T-2, मीटर की L होती है। तो उसकी डायमेंशन क्या निकल जाएगी, ML2T-2। ठीक है, ठीक है, ओके। यहां पर हम लोगों को टॉर्क यहां नहीं होना, हमको सिर्फ इसकी कुछ कंडीशंस पढ़नी है कि जैसे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। बहुत आसान है, समझिएगा। इधर मैंने क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है और इधर मैंने क्या रखा है, नेगेटिव चार्ज रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होगा, चल जाएगी, ये डायरेक्शन है। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर कोई ऐसे करके टॉर्क डाला, कोई सॉरी डाइपोल डाल दूं, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो अब इस केस में ये प्लस क्यू वाले क्या कहेगा, इससे इधर भाग जा भाई पॉजिटिव से, क्योंकि इन दोनों के बीच में चार्ज कैसा है, सेम है। तो फोर्स कौन सा लगेगा, रिपल्शन का। क्या सेम चीज यहाँ पे नहीं हो रही कि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी कहेगा इधर भाग जा, और यहाँ से पॉइंट डाइपोल क्या है, बाइपोल, सॉरी। तो इसके बीच में क्या होगा कि ये ऐसे करके घूमने का प्रयास करेगा। ठीक है सभी, लेकिन मैं एक और केस ले सकता हूं कि मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन सेम है और इनके बीच में डाइपोल रख दिया, इधर नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव था। अब इधर, लेकिन इधर मैं नेगेटिव चार्ज रख दूं, इधर मैं पॉजिटिव चार्ज रख दूं, तो इनके बीच में जो फोर्स है कौन सा लगेगा, डायरेक्शन का, क्योंकि चार्ज कैसा होगा, ऑपोजिट। तो ये कहेगा भाई तू इधर आ और ये कहेगा भाई तू इधर आ। तो ये वाला ऑब्जेक्ट कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। मतलब कि अगर मेरे पास चार्ज कैसे है, सेम है, तो इनके अंदर रोटेशन कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। देखो ऐसे क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन चार्ज अगर कैसा है, ऑपोजिट है, तो इनके बीच का रोटेशन कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब यहां पर हमको सीखना क्या है कि ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल और डाइपोल की एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, एंटी पैरेलल भी हो सकती है और पैरेलल भी हो सकती है। यहाँ पर पॉजिटिव, हाँ सर याद हो गया आपको, यहाँ पर नेगेटिव, ये भी याद हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब मैंने देखो टॉर्क कुछ ऐसे रखा है, यहां से मैंने फिक्स कर दिया, इधर मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, इधर मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया। यानी कि बाहर की डायरेक्शन ऐसे है, लेकिन अंदर की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है। ये है ई इंटरनल, यह है ई एक्सटर्नल। अब दोनों की जो डायरेक्शन है कैसी है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। इस केस में क्या होगा कि जैसे ही मैं जरा सा भी इसको हिलाऊंगा
इसकी पोजीशन में जरा सा भी ना होगा तो ये वापस घूम के कहा जाएगा, ऐसे आ जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ आ जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब तक छेड़ा नहीं जाएगा तब तक इसके अंदर, इसकी डाइपोल की पोजीशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या? स्टेबल, ठीक है। कि जैसे फिर से ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, सर एक ही बार बना दो ना, बार बार क्यों ना रखे, याद हो गई हमको तो दिमाग में छप गई। अब मैंने क्या करा, फिर से डायपोल रखा, लेकिन अब मैंने इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज रख दिया और इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज रख दिया। तो अब जैसे ही अब उसको ऐसे घुमाओगे, आप टर्न करोगे, ये वापस पॉजिटिव चार्ज से करेगा तो खींच के वापस भी आएगा, ये इसको पूरा घूमने देगा ही नहीं, क्योंकि ये इसकी कौन सी कंडीशन है? स्टेबल कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो चार्जेस होंगे वो दोनों तरफ कैसे पाए जाएंगे? सेम सेम पाए जाएंगे। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में चार्ज कैसे होंगे? ऑपोजिट होंगे। इस चीज को हम लोग मैथमेटिकली भी ट्राई कर सकते थे। जैसे मेरे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था? क्या आया था? पी ई साइन थीटा। स्टेबल में चूंकि एक्सटर्नल और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी? सेम थी, तो थीटा कितना था? 0 डिग्री था, है ना। तो अगर मैं साइन थीटा की जगह साइन 0 रख दूं तो उस केस में टॉर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी इसके अंदर कोई भी रोटेशन नहीं देखने को मिलेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमको टॉर्क के अंदर कोई भी रोटेशन देखने को नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही मैं बात करूंगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो वहां पर देखो एक्सटर्नल तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही थी, लेकिन इंटरनल कहां जा रही थी? इधर जा रही थी। यानी इनके बीच में थीटा कितना था? 180 डिग्री था, है ना। और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो अगर मैं यहाँ पर टॉर्क निकालू पीई साइन थीटा की, तो ये कितना हो जाएगा? नेगेटिव में पीई, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन जब मैं अगर किसी एंगल पे रखूं, ऐसे करके एंगल पे रखूं, छोड़ दो, ऐसे रख दिया एंगल पे, यानी अब मैंने एंगल कितना रख दिया? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब यह है कि अगर मैं जरा सा इसको छेड़ दूंगा, ये वापस अपने आप को स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ क्या कर देगा? क्या कर देगा? अलाइन कर देगा। यानी कि जब मेरे पास थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। उस केस में टॉर्क क्या हो जाता है? पीई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? पीई। इसको बोला जाता है मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन। अब जब मैं जैसे टॉर्क को धीरे धीरे से घुमाता चला जाऊंगा, थीटा की वैल्यू 90 से 0 की तरफ होती चली जाएगी, और तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो टॉर्क की हमारे पास कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन। पहली कौन सी? स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां पर एक्सटर्नल और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होती है, ठीक है। और केस में टॉर्क कितना पाया जाता है? 0। सेकेंड कंडीशन कौन सी है? अनस्टेबल, जहां पर मेरे पास एक्सटर्नल और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है और टॉर्क क्या हो जाता है? नेगेटिव। और थर्ड कंडीशन क्या होती है? मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन, जहां पे थीटा यानी कि मेरे पास एंगल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, और उस केस में टॉर्क कितना निकल के आएगा? P इंटू ई, ठीक। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इनके से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, और हम लोग कुछ कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आपकी इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।